नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सो। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना हमेशा भारत की राजनीति को समझने जैसा नहीं रहा। यह वह भूमि रही जहां विचारधारा केवल चुनावी घोषणा पत्रों में नहीं, बल्कि कविता, थिएटर, छात्र आंदोलनों, क्लब संस्कृति, दुर्गा पूजा समितियों, मजदूर यूनियनों और सड़क की बहसों में सांस लेती रही। यही कारण था कि दशकों तक यह धारणा बनी रही कि बंगाल को कोई बाहरी राजनीतिक शक्ति कभी अस्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। वामपंथ यहाँ केवल सरकार नहीं था, वह बौद्धिक वातावरण था। तृणमूल केवल पार्टी नहीं थी, वह सड़क की प्रतिक्रिया थी। और इसी राजनीतिक भूगोल में भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक हिंदी पट्टी की पार्टी, दिल्ली का प्रयोग और बाहरी ताकत कहकर खारिज किया जाता रहा। लेकिन राजनीति की सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो दिखाई नहीं देती। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बंगाल में चुनाव लड़ने से पहले एक और बड़ी लड़ाई लड़ी, स्वीकार्यता की लड़ाई। उन्होंने समझ लिया था कि बंगाल को केवल रैलियों, हेलीकॉप्टरों और टीवी डिबेट से नहीं जीता जा सकता। यहाँ समाज की धड़कनों में जगह बनानी होगी। यहाँ पहले यह लड़ाई जीतनी होगी कि बंगाल का आदमी भाजपा को दूसरा नहीं बल्कि अपना मानने लगे। और यहीं से शुरू हुआ वह लंबा राजनीतिक प्रयोग जिसे आज भी विपक्ष केवल ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक राजनीति कहकर छोटा कर देता है, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक गहरी, संगठित और सुनियोजित थी। भाजपा ने बंगाल में सबसे पहले सत्ता नहीं मांगी, उसने उपस्थिति मांगी। उसने यह तय किया कि वह हर उस स्थान पर दिखाई देगी जहां सामान्यतः राजनीतिक दल चुनाव खत्म होने के बाद गायब हो जाते हैं। यही उसकी रणनीति की पहली और सबसे निर्णायक परत थी। संघ की शाखाएं बढ़ाई गई, सेवा कार्यों का विस्तार हुआ, रक्तदान शिविर, बाढ़ राहत, चक्रवात सहायता, गरीब परिवारों तक राशन, विद्यार्थियों के लिए सहायता अभियान। यह सब किसी मानवीय सहानुभूति भर का मामला नहीं था, यह सामाजिक विश्वास अर्जित करने की प्रक्रिया थी। राजनीति में जनता केवल भाषण याद नहीं रखती, वह संकट के समय साथ खड़े चेहरे याद रखती। भाजपा ने बंगाल में यही मनोविज्ञान पकड़ा। उसने यह सुनिश्चित किया कि जब गांव में कोई आपदा आए, जब किसी इलाके में हिंसा हो, जब कोई धार्मिक आयोजन हो, जब कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तब उसका कार्यकर्ता मौजूद दिखे। यही वह क्षण था जब बाहरी पार्टी का आरोप धीरे धीरे कमजोर होने लगा। विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाया। तृणमूल कांग्रेस को लंबे समय तक यह भ्रम रहा कि बंगाल की सड़क पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई दूसरी शक्ति वहां सामाजिक जड़ें नहीं जमा सकती। वामपंथ अपनी वैचारिक श्रेष्ठता के भ्रम में यह मानता रहा कि भाजपा बंगाल की सांस्कृतिक मिट्टी में कभी जगह नहीं बना पाएगी। लेकिन इसी दौरान भाजपा ने बंगाल को चुनावी भूगोल नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बंगाल की सांस्कृतिक नसों को समझा। उसने देखा कि यहाँ राजनीति केवल भाषण नहीं है, यहाँ उत्सव राजनीति है, यहाँ पूजा समिति राजनीति है, यहाँ क्लब राजनीति है, यहाँ सांस्कृतिक उपस्थिति राजनीतिक पहचान बनाती है। और तभी भाजपा ने बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्पाठ शुरू किया। दुर्गा पूजा समितियों से संपर्क बढ़ाया गया, रामनवमी यात्राओं को नई राजनीतिक आक्रामकता के साथ खड़ा किया गया, हनुमान जयंती को सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन में बदला गया, जय श्री राम को केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहने दिया गया, उसे राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बंगाल की ऐतिहासिक स्मृति में पुनः स्थापित करने की कोशिश हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंगाली राष्ट्रवादी प्रतीकों को नए राष्ट्रवादी विमर्श से जोड़ा गया। यहाँ भाजपा ने सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उसने बंगाली अस्मिता और हिंदू सांस्कृतिक पहचान को टकराव में नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने यह संदेश देने का प्रयास किया कि भाजपा बंगाल विरोधी नहीं बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा की नई राजनीतिक व्याख्या है। यही वह चरण था जहां विपक्ष की बाहरी वाली राजनीति कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि जनता ने भाजपा को केवल टीवी पर नहीं अपने इलाके में देखना शुरू कर दिया था। लेकिन भाजपा की सबसे खतरनाक ताकत उसकी भावनात्मक राजनीति नहीं, उसकी संगठनात्मक धैर्य शक्ति। जहां दूसरे दल चुनावी मौसम में कार्यकर्ता ढूंढते हैं, भाजपा और संघ वर्षों तक कार्यकर्ता तैयार करते हैं। शाखा यहाँ केवल व्यायाम का मंच नहीं थी, वह अनुशासन, नेटवर्क निर्माण और वैचारिक स्थिरता की प्रयोगशाला थी।
शाखा से निकला स्वयंसेवक केवल चुनावी कार्यकर्ता नहीं बनता, उसे समाज के भीतर लगातार सक्रिय रहने की आदत डाली जाती है। इसी मॉडल का विस्तार बूथ संरचना में दिखाई दिया। भाजपा ने बंगाल में बूथवार युद्ध छेड़ दिया। जहां पहले बूथ एजेंट तक नहीं मिलते थे, वहां अस्थायी समितियां बनाई गई। पन्ना प्रमुख मॉडल लागू किया गया। मतदाता सूची के हर पन्ने की जिम्मेदारी तय की गई। कौन पहली बार वोट देगा, कौन लाभार्थी है, कौन नाराज है, कौन डरा हुआ है, किस परिवार का किस मुद्दे से भावनात्मक जुड़ाव है, यह सब सूचनाएं लगातार इकट्ठी की जाती रही। यही वह राजनीति थी जिसे विपक्ष केवल IT सेल समझने की भूल करता रहा, जबकि वास्तविकता यह थी कि भाजपा ने डेटा और भावनात्मक संपर्क को एक साथ जोड़ दिया था। महिलाओं के बीच भाजपा का अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। उज्ज्वला, राशन, आवास और शौचालय योजनाओं को केवल सरकारी योजनाओं की तरह नहीं बेचा गया, उन्हें सीधे आपके घर तक पहुंची सरकार की भावना से जोड़ा गया। छोटे छोटे महिला समूह बनाए गए, ड्राइंग रूम मीटिंग मॉडल विकसित हुआ। राजनीति को सार्वजनिक मंचों से निकालकर घर के भीतर पहुंचाया गया। यही भाजपा की रणनीति की गहराई थी। उसने यह समझ लिया था कि यदि परिवार की महिलाएं मानसिक रूप से उसके पक्ष में झुकती हैं, तो उसका असर पूरे मतदान व्यवहार पर पड़ेगा। और फिर आया कमल मेला जैसा प्रयोग। देखने में यह एक सामान्य सांस्कृतिक मेला लगता था, लेकिन उसके भीतर भाजपा की पूरी राजनीतिक रणनीति छिपी थी। यहाँ भाषण कम थे, सहभागिता अधिक थी। स्थानीय कलाकार, बच्चों की गतिविधियां, महिला समूह, योजनाओं की जानकारी, राष्ट्रवाद, बंगाली सांस्कृतिक पहचान, सब कुछ एक साथ जोड़ा गया। यह केवल कार्यक्रम नहीं था, यह राजनीति को उत्सव में बदलने की रणनीति थी। भाजपा ने समझ लिया था कि बंगाल की जनता केवल भाषण सुनकर नहीं जुड़ती, वह भागीदारी चाहती है। इसलिए उसने राजनीतिक कार्यक्रम को सामाजिक उत्सव का रूप दिया। जिन परिवारों ने कभी भाजपा की सभा में हिस्सा नहीं लिया था, वे कमल मेला जैसे आयोजनों में आने लगे। इससे डर टूटा। भाजपा समर्थकों को लगा कि वे अकेले नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाजपा धीरे धीरे सामाजिक रूप से सामान्य दिखने लगी। यही भाजपा ने बंगाल में अपना सबसे बड़ा युद्ध जीता। उसने स्वयं को राजनीतिक अपवाद से सामाजिक उपस्थिति में बदल दिया। इसके समानांतर डिजिटल युद्ध चल रहा था। व्हाट्सएप समूहों का विशाल नेटवर्क तैयार किया गया था। स्थानीय भाषा में वीडियो बनाए गए। कट मनी, राजनीतिक हिंसा, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, धार्मिक पहचान, महिला सुरक्षा, हर मुद्दे को माइक्रो नैरेटिव में बदला गया। भाजपा ने हर क्षेत्र के लिए अलग संदेश तैयार किया। मतुआ समाज के बीच नागरिकता संशोधन कानून को सम्मान और पहचान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और राष्ट्रवाद का विमर्श मजबूत किया गया। राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को लोकतंत्र बनाम भय की लड़ाई की तरह प्रस्तुत किया गया। और यहाँ विपक्ष सबसे बड़ी भूल करता रहा। वह भाजपा को केवल सांप्रदायिक पार्टी कहता रहा, जबकि भाजपा समानांतर सामाजिक ढांचा खड़ा कर रही थी। उसने तृणमूल के असंतुष्ट नेताओं को जोड़ा, पंचायत स्तर के प्रभावशाली चेहरों को अपने साथ लिया, स्थानीय नेटवर्क बनाए। भाजपा ने बंगाल में केवल वोट नहीं मांगे, उसने वैकल्पिक सत्ता संरचना खड़ी की। यही कारण है कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव नहीं था, वह दीर्घकालिक राजनीतिक अधिग्रहण की प्रक्रिया थी। शाखा से शक्ति केंद्र तक, सेवा शिविर से बूथ समिति तक, कमल मेला से डिजिटल नैरेटिव तक, सब कुछ एक बड़े राजनीतिक डिजाइन का हिस्सा था। और शायद विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि उसने भाजपा की इस राजनीति को समय रहते गंभीरता से समझा ही नहीं। उसे लगा कि भाजपा केवल टीवी की चमक है, जबकि भाजपा गांव, मोहल्ले और बूथ के भीतर अपनी अस्थायी जड़ें बना रही। आज भारतीय राजनीति में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका भाषण नहीं, उसका निरंतर उपस्थित रहने वाला संगठन। वह जानती है कि चुनाव मतदान वाले दिन नहीं जीते जाते, चुनाव उस दिन जीत लिए जाते हैं जब समाज धीरे धीरे आपको अपना मानने लगे। बंगाल में भाजपा ने यही किया। उसने बाहरी शब्द को अपनापन में बदलने की लड़ाई लड़ी। उसने जनता को यह महसूस कराया कि वह केवल दिल्ली की पार्टी नहीं, बल्कि बंगाल के सामाजिक जीवन के भीतर मौजूद शक्ति है। और यही कारण है कि आज भी विपक्ष जिस चीज को लूट समझता है, भाजपा उसे वर्षों तक चली राजनीतिक साधना मानती है। क्योंकि सत्ता केवल नारों से नहीं मिलती, सत्ता वहां जन्म लेती है जहां कोई संगठन बिना शोर किए समाज की स्मृति में जगह बना लेता है। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने बंगाल के हर गली दहलीज पर जाकर अपनी उपस्थिति बनाने और लोगों को भरोसा जताने का एक सधा हुआ कैंपेन कई वर्षों तक चलाया, तो अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको अब भी लगता है कि यह लूट है, तो भी अपनी राय लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।